अथवा में जो पार्ट पूछा गया है, सत्याग्रह का क्या अर्थ है और सत्याग्रह पर गांधी जी के क्या विचार थे, इसको बड़े अच्छी तरीके से पढ़ना। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी के शब्दों में, सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं, सत्याग्रही शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता, वह अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहता, सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता। ये है गांधी जी के शब्द। ठीक है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य प्लस आग्रह, आग्रह अर्थात सत्य के लिए आग्रह करना। महात्मा गांधी के विचार से सत्याग्रह का मूल आधार सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना है, और महात्मा गांधी इसके प्रबल समर्थक थे। और उनके अनुसार सत्याग्रह का आशय इस प्रकार था, जिसमें हम पहला पॉइंट में हम उनका आशय लिख सकते हैं, फिर दूसरे पॉइंट में छोटे छोटे हैं। यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है, तो आपको अपने उत्पीड़क का मुकाबला, जो आपको कष्ट दे रहा है, तो उत्पीड़क का मुकाबला करने के लिए किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के प्रतिशोध की भावना अथवा आक्रामकता का सहारा लिए बिना एक सत्याग्रही केवल अहिंसा के माध्यम से ही अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए अहिंसा के मार्ग से अपने शत्रु की चेतना को झंझोड़ना चाहिए, न केवल शत्रु को अपितु सभी लोगों को हिंसा के माध्यम से सत्य को स्वीकार करने के स्थान पर सत्य को देखने और उसे सहज भाव से स्वीकार करने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए। और दूसरे पॉइंट में गांधी जी के अनुसार सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाकर किए गए संघर्ष में सत्य की ही जीत होती है। ये गांधी जी ने कहा है कि गांधी जी के अनुसार सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाकर किए गए संघर्ष में सत्य की ही जीत होती है, और उनका यह अटूट विश्वास था, अहिंसा का धर्म सभी भारतवासियों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। तो ये था गांधी जी के विचार अपने जो है सत्य के ऊपर। अब यहां पे देखिए, छठा क्वेश्चन जो है, लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है और इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख। लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार एक ही नाम है इनका, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। सामान्य तौर पर लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं। लोकतांत्रिक सुधारों को नागरिकों के अधिकार के रूप में माना जाता है, और लोकतांत्रिक सुधार हमेशा लोकतांत्रिक सिद्धांतों को और अधिक मजबूत बनाते हैं। तो हमने बताया लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है। अब बताएंगे हम इसके लिए उठाए जाने वाले कदम। तो देखिए, लोकतंत्र सुधार या जो है राजनीतिक सुधार के लिए उठाए जाने वाले निम्न कदम है, जिसमें पहला कदम है लोकतंत्र सुधार या फिर राजनीतिक सुधार में कानून की महत्वपूर्ण भूमिका है। कानून में सावधानी पूर्वक देखो, कानून में सावधानी पूर्वक तैयार किए गए परिवर्तन गलत राजनीतिक प्रथाओं को समाप्त करने और अच्छे लोगों को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन केवल कानून संवैधानिक परिवर्तन ही लोकतंत्र के लिए चुनौतियों को दूर नहीं कर सकते। लोकतांत्रिक सुधार मुख्य रूप से राजनीतिक कार्यकर्ताओं, पार्टियों, आंदोलनों और राजनीतिक रूप से जागरूक नागरिकों के भागीदारी द्वारा किए जाने चाहिए। ध्यान रखना है कि केवल कानून द्वारा नहीं होता है, बाकी ये भी जो है मेन इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे अच्छे कानून वे हैं जो लोगों को राजनीतिक सुधार सबसे अच्छे कानून वो हैं जो लोगों को राजनीतिक सुधार करने के लिए सशक्त बनाते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम एक ऐसे कानून का एक अच्छा उदाहरण है, जो लोगों को यह पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार में क्या हो रहा है और लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में इसके क्या क्या कार्य हैं, यानी कि इसके किसके सरकार के क्या क्या कार्य हैं। और तीसरा जो है लोकतंत्र सुधार या राजनीतिक सुधार का मुख्य फोकस लोकतांत्रिक व्यवहार को मजबूत करने के तरीकों पर होना चाहिए। और चौथा जो है लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार के किसी भी प्रस्ताव में न केवल इस बारे में सोचना चाहिए कि एक अच्छा समाधान क्या है, बल्कि यह भी सोचना चाहिए कि इसे कौन और कैसे लागू करेगा। तो इस तरह से जो है हम इसके आंसर को लिख सकते हैं। इसके अथवा पार्ट में जो है वैध शासन का क्या अर्थ है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करता है। तो जब देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाए जाते हैं तथा चुनाव के माध्यम से चुनी गई लोकतांत्रिक सरकार जब शासन में भागीदारी लेती है,
तो उस तरह के शासन को वैध शासन कहा जाता है। ध्यान रखना वैध शासन की डेफिनेशन को। दूसरे शब्दों में जनता की सरकार को ही वैध शासन कहा जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं का समाधान किया जाता है और तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा भी मिलता है। इन्हीं आधारों पर लोकतांत्रिक सरकारें अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायी तथा जिम्मेदार पूर्ण होते हुए वैधानिक सरकारों का निर्माण करती हैं और लोकतंत्र एक उत्तरदायी, जिम्मेदार तथा वैध सरकार बनाता है। इसीलिए लोकतंत्र सरकार को वैध सरकार भी कहा जाता है। इसे निम्न बिंदुओं की सहायता से समझा जा सकता है। इसमें पहला जो है उत्तरदायी सरकार। तो उत्तरदायी सरकार एक ऐसी सरकार होती है जो जिम्मेदार हो अथवा जो अपने कार्यों अथवा निर्णयों को सिद्ध कर सके। लोकतांत्रिक सरकार लोगों अथवा संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं जो सरकार का गठन करते हैं तथा यदि वे लोग की इच्छा के अनुसार कार्य ना करें तो लोगों को उसे बदल देने का भी अधिकार होता है। ठीक है। इसके बाद जिम्मेदार सरकार। जिम्मेदार सरकार एक ऐसी सरकार होती है जो लोगों की आवश्यकताओं तथा उम्मीदों की तरफ सकारात्मक रूप से ध्यान देती है और सरकार ऐसे निर्णय लेती है, नीतियां बनाती हैं जो लोगों को मंजूर हो। इसके अंतर्गत जब भी आवश्यकता पड़े लोग निर्णय लेने में भाग ले सकते हैं। इसके बाद में आता है आपका अंतिम वैध सरकार। तो वैध सरकार निश्चित नियमों के अनुसार कार्य करती है, अर्थात प्रतिमानों जो मापदंड है अर्थात मापदंडों तथा सही कार्य प्रणाली को अपनाकर ही निर्णय लेती है। कहने का तात्पर्य यह है कि नागरिकों को यह जानने की स्वतंत्रता होती है कि क्या निर्णय सही कार्य प्रणाली के द्वारा लिया गया है और इसे पारदर्शिता कहते हैं। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैश्वीकरण का अर्थ क्या अर्थ है और वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव का जो हमें जिक्र करना है। तो आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ी हुई है और विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था के इस परस्पर जुड़ाव को ही हम वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। वैश्वीकरण द्वारा ही विश्व अर्थव्यवस्था, ध्यान रखना ये चीज, वैश्वीकरण द्वारा ही विश्व अर्थव्यवस्था के साथ राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का एकीकरण होता है। इसे भूमंडलीकरण या विश्वव्यापीकरण भी कहा जाता है। ठीक है। वैश्वीकरण भी कहा जाता है, भूमंडलीकरण भी कहा जाता है, विश्वव्यापीकरण भी कहा जाता है, ग्लोबलाइजेशन भी कहा जाता है। एक ही चीज के चार चार नाम। इसके बाद इसके पड़ने वाले प्रभाव को बात करते हैं। तो भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के पड़ने वाले प्रभाव। 1990 के बाद वैश्वीकरण का युग आया और भारतीय किसानों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हुई जिसने आर्थिक परिवेश को ही बदल दिया। चाय, कपास, चावल, कॉफी, जूट और मसाले मुख्य आदि उत्पादन थे, परंतु फिर भी भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा यानी स्पर्धा करने में असमर्थ थी, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायता दी जाने लगी। लेकिन कुछ समय बाद वैश्वीकरण से निम्न सकारात्मक प्रभाव भारतीय कृषि पर देखने को मिले, जिसमें पहला था आधुनिक यंत्रों तथा नई तकनीकों का प्रयोग। कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिए आधुनिक कृषि यंत्र तथा नई तकनीकों का प्रयोग होने लगा, जिससे फसलों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। फिर निर्यात में वृद्धि हुई। जब फसल उत्पादित होगा तो वैश्वीकरण से भारत के कई कृषि उत्पादों के निर्यात में काफी वृद्धि हुई, जो आप नाम भी कुछ उत्पादों के लिख सकते हो। उत्तम बीजों का प्रयोग हुआ। तो यहां पर हम बता सकते हैं कि उत्तम बीजों का प्रयोग, तो उत्तम बीजों के प्रयोग से कृषि उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ गई, जिससे किसान को अपने उत्पादन का पहले से ज्यादा मूल्य प्राप्त होने लगा। चौथा जो इसका फायदा क्या हुआ, फसल उत्पाद पर बल दिया जाने लगा। आज किसान उसी फसल के उत्पादन पर बल देते हैं जिससे उन्हें अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के प्रभाव भारतीय कृषि पर अधिक पड़ा। ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट अथवा पार्ट पे। अथवा पार्ट में भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए उन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का जो है वर्णन करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं मोटे अनाज की। तो भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाज तथा भौगोलिक परिस्थिति। तो ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज हैं। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। उदाहरणतया रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा,
यानी कि आपका आयरन, कैल्शियम और साथ ही साथ सूक्ष्म पोषक और भूसी भी मिलती है। तो हमने बताया पहले कि भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख हम करते हुए उसके भौगोलिक को बताते हैं। तो हमने तो बता दिया क्या क्या है। अब ज्वार की बात करते हैं। तो इसमें ज्वार है, बाजरा है, मक्का है और रागी, चारों को हम बता देंगे। तो क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है और यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। ध्यान रखना है आप सबको, इनमें से एमसीक्यू बनता है। ठीक है, एमसीक्यू बहुत सारे बनेंगे, इनके बीच में से ध्यान रखना है मेन एग्जाम में और प्री बोर्ड में कुछ क्वेश्चंस यहां से भी एमसीक्यू उठाए जाएंगे। बाजरा, यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह जो है यहाँ पे मैंने यहाँ पे बता दिया है, नीचे भी बता सकते हैं इसको, तो इसको आप हटा भी सकते हो बाजरे को। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल, काली, बलुआ, दमोट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह से उगाई जाती है। आप इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, चाहे अलग से मैंने एक लाइन में लिख दिया है। रागी प्रमुख उत्पादक राज्य है कर्नाटक, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश है। यह लाल, हल्के काले और रेतीली दमोट पर उगाया जाता है। यहाँ पे भी मैंने बता दिया है, आप जो है काली मिट्टी ये सारे यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं हम, इसकी आवश्यकता आपको नहीं है तो इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, आपको इसको नहीं लिखना है, आप ऊपर वाला जो है वो लिख लेंगे। यहाँ पर ये मैंने राज्य जो दिए हैं वो जरूर यहाँ से लिखोगे आप, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको केवल इतना ही लिखना है, अरुणाचल प्रदेश है और रागी जो फसल है ये शुष्क प्रदेशों की फसल है और ये लाल, काली, बलुआ, दमोट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह से उगाई जाती है। ठीक है, रागी हो गया। अब मक्का की बात करते हैं। यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों के रूप में प्रयोग होती है। कौन सी? मक्का। मक्का एक ऐसी फसल है जो खाने और चारे के रूप में प्रयोग होती है। यह एक खरीफ की फसल है जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। ध्यान रखना ये सारी चीजें। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है और कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है मक्का के मुख्य उत्पादक राज्यों में से हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। मानचित्र के भी इसमें जो है आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मानचित्र में आप बता सकते हो मक्का बोले मक्का कहाँ उगाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए इन चारों में से, पांचों में से कोई भी एक नाम जो है आप बता सकते हैं। इसके बाद जो है बात करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है? असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कारण सहित उत्तर देने हैं। तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार है, हम इस कथन से सहमत है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी बिखरी इकाइयों जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं उनके द्वारा निर्मित होती है। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं परंतु उनका अनुपालन नहीं होता है। असंगठित क्षेत्र में कम वेतन वाले रोजगार हैं और प्राय नियमित नहीं होते हैं। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है? उनका जो है भेदभाव हो रहा है उनमें। ठीक है, और रोजगार सुरक्षित नहीं है, श्रमिकों को बिना किसी कारण जो है काम से हटाया जा सकता है। तो ये तो हमने बताया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको और डिस्क्राइब करते हैं। असंगठित क्षेत्र में काफी संख्या में लोग जो है अपने छोटे कार्य जैसे सड़कों पर विक्रय अथवा मरम्मत कार्य में स्वतः नियोजित हैं। इसी प्रकार किसान अपने खेतों में काम करते हैं और जरूरत पड़ने पर मजदूरी पर श्रमिक को लगाते हैं। परंतु सन 1990 में यह भी देखा गया कि जो संगठित क्षेत्र थे, तो अभी तो हम बात कर रहे थे कि जो आपके असंगठित क्षेत्र हैं, लेकिन 1990 में क्या देखा गया कि संगठित क्षेत्र के बहुत अधिक श्रमिक अपना रोजगार खोते जा रहे हैं और ये लोग असंगठित क्षेत्र में कम वेतन पर काम करने के लिए विवश हैं। अतः असंगठित क्षेत्र में और अधिक जो है रोजगार की जरूरत के अलावा श्रमिकों के संरक्षण और सहायता की भी आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः भूमिहीन कृषक, श्रमिकों, छोटे और सीमांत किसानों, फसल बटाईदारों और कारीगरों जैसे कि बुनकर, लुहारों, बढ़ई और सुनार से रचित होता है और भारत में लगभग 80% ग्रामीण परिवार छोटे सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। इन किसानों को समय से बीज, कृषि उपकरणों और साख भंडार सुविधा और विपणन केंद्र की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत है।
शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः लघु उद्योगों, हमने ग्रामीण का बता दिया, अब शहरी क्षेत्रों की बता रहे हैं। इससे पहले हमने जो है ग्रामीण का बताया था। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमने ग्रामीण का भी बताया था। यहाँ पे देखो, ये रहा असंगठित क्षेत्र में काफी कार्य जो है जिसे देखा गया है, और अपना रोजगार जो है यहाँ पे असंगठित क्षेत्र में जो है आपको ग्रामीण का भी मिलेगा। देखो ग्रामीण क्षेत्र है ना, तो यहाँ पे भी बताया गया, तो अब आपको ग्रामीण के बजाय अब शहरी का भी बता रहे हैं। तो शहरी क्षेत्रों में अ, असंगठित क्षेत्रक मुख्यतः लघु उद्योगों के श्रमिकों, निर्माण, व्यापार एवं परिवहन परिवहन में कार्यरत कार्यरत आकस्मिक आकस्मिक श्रमिकों और सड़कों पर विक्रेता, काम करने वालों और सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिकों और वस्त्र निर्माण करने वाले और कबाड़ उठाने वालों से रचित है। तो इसमें कौन से आते हैं? शहरों में जो परिवहन में कार्यरत हैं, आकस्मिक श्रमिक हैं, सड़कों पर जो है ठेले वेले रेहड़ी और दुकान लगा के काम करते हैं, सिर पर बोझा ढो के काम करते हैं, ठीक है, वस्त्र निर्माण कारखाने में काम करते हैं, कबाड़ उठाते हैं, सारे के सारे इस से रचित हैं। और लघु उद्योग को भी कच्चे माल की प्राप्ति और उत्पादन के विपणन के लिए सरकारी मदद की आवश्यकता होती है। आकस्मिक श्रमिकों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संरक्षण दिए जाने की जरूरत है। अतः ये सभी कारक श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक शोषण की तरफ इशारा करते हैं। कंक्लूजन निकाल दिया। अथवा में मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास सूचकांक विकास नापने वाले मूलभूत अवयव जो है हमें बताने हैं। तो मानव विकास सूचकांक HDI, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एक ऐसा सूचकांक है जिसका उपयोग देशों को मानव विकास के आधार पर आंकने के लिए किया जाता है। इस सूचकांक से इस बात का पता चलता है कि कोई देश विकसित है, विकासशील है अथवा अविकसित है। समझ में आया मानव विकास सूचकांक का क्या है? अब इसमें जो है इसको गणना की बात करते हैं। तो मानव विकास सूचकांक के गणना के मूलभूत अवयव। मानव विकास सूचकांक के गणना जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के औसत, और ये दोनों जो है आपका औसत और अपेक्षित वर्ग। तो ये दो तरह से, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ग। तो यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो है मिलकर के एक ही पॉइंट बनाते हैं, लेकिन इनको अलग अलग काउंट किया जाता है। ध्यान रखना, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ग अलग निकाला जाता है और स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष अलग निकाला जाता है, और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय द्वारा की जाती है। ध्यान रखना, ये पूरा लिखना पड़ेगा। जो मानव विकास के स्तरों पर देश को श्रेणीगत करने में उपयोग किया जाता है। ये जो पॉइंट्स आपने देखे, जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के औसत और अपेक्षित वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जो है, इनके द्वारा जो है मानव विकास के स्तरों पर देशों को श्रेणीगत किया जाता है। और श्रेणीगत में हम बताते हैं कि वो विकासशील है, विकसित है, विकासशील है, विकसित है या फिर अविकसित है। ठीक है। जिस देश की जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर, जो कि आपको बताया मैंने ये वाला पॉइंट पूरा, एवं प्रति व्यक्ति आय, जो कि आपका सकल राष्ट्रीय आय आती है, अगर अधिक होती है तो उसे उच्च श्रेणी प्राप्त होती है, यानी कि उसको हम विकसित देशों में शामिल कर देते हैं। और जिनकी थोड़ी सी कम होती है उनको विकासशील देशों में शामिल कर देते हैं, और जिनकी बहुत ज्यादा कम होती है उनको अविकसित देशों में शामिल कर देते हैं। एक देश उच्च स्तर का मानव विकास सूचकांक स्कोर करता है जब जीवन काल अधिक होता है, ठीक है, और शिक्षा का स्तर अधिक होता है और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय अधिक होती है। इससे पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब अल हक द्वारा विकसित किया गया था, और इसका उपयोग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा देश के विकास को मापने के लिए किया गया था। ध्यान रखना है, इसका नाम याद रखना है, महबूब उल हक। ठीक है, ये आएगा क्वेश्चन MCQ में। अच्छा, जीवन प्रत्याशा। अब इसमें हम बताते हैं कि इसके जो मेन जो मूलभूत अवयव हैं उनके बारे में एक एक लाइन में। तो जीवन प्रत्याशा, मानव विकास सूचकांक का पहला घटक एक लंबा और स्वस्थ जीवन होता है, जिसको जीवन प्रत्याशा द्वारा मापा जाता है। ठीक है, और दुनिया भर में जीवन प्रत्याशा लंबे समय तक चलने वाले अनुमानों के आधार पर ही इसकी गणना की जाती है। इसके बाद स्कूली शिक्षा के अपेक्षित और औसत वर्ष अलग अलग निकालते हैं। स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष एक बार निकालेंगे, फिर स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष दूसरी बार निकालते हैं, तब जाके ये पॉइंट बनता है। तो इसको हम सब पॉइंट भी लिख सकते हैं कि स्कूली शिक्षा में, शिक्षा आपका दूसरा पॉइंट शिक्षा आ जाएगा। शिक्षा में एक स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और दूसरा औसत वर्ष, जरूरी नहीं है आप सीधा ही लिखें। मानव विकास सूचकांक का दूसरा घटक है जो स्कूल में प्रवेश की उम्र में बच्चों की स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्षों और वयस्क आबादी के स्कूली शिक्षा के औसत वर्षों से मापा जाता है।
प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय मानव विकास सूचकांक एचडीआई का तीसरा घटक है, जिसमें किसी देश की मुद्रा को डॉलर की तुलना में मापा जाता है और फिर उनका निर्धारण किया जाता है कि वो क्या है, विकासशील हैं, विकसित हैं या फिर अविकसित हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको पूरा पॉइंट, बहुत है। इसके बाद आते हैं आपका सेकंड लास्ट अंतिम प्रश्न जो है आपके मानचित्र संबंधी प्रश्न जो है इसमें पूछा गया आपसे। तो देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक बनाया। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। और वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। और वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो इन पांचों क्वेश्चन के आंसर हम देखते हैं मानचित्र में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये दृष्टिबद्ध छात्रों के लिए केवल इनको नाम लिखने हैं, हमें मानचित्र बनाना होगा। तो पहला जो क्वेश्चन है आपसे ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन यहीं पे हम इसी की बात करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ? तो हमारा जो है अमृतसर। इसको हमने इस लाइन डॉट से दिखा दिया क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको डॉट से दिखाना है। ठीक है, तो आपको इस चिन्ह से दिखाना है, तो इसको आप ब्रैकेट में बंद करना ना भूलें। ठीक है, मैं अभी ब्रैकेट में मैंने बंद नहीं किया, आप ब्रैकेट में ऐसे ऐसे बंद कर दोगे। ठीक है, ऐसे 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 सबको बंद कर दो। क्लियर हुआ? तो ऐसे ऐसे मैंने बंद किया है, तो आप भी ऐसे ऐसे बंद कर दोगे। जो आपको एग्जामिनर बोलता है ना उसको करना ही करना है। तो यहाँ पर जो है आपका अमृतसर, ये वाला ये आपका पंजाब है, पंजाब में अमृतसर है। ठीक है, अहमदाबाद में जो है आपका क्या हुआ था, दांडी जो है नमक वाला, गांधी जी ने नमक बनाया था दांडी में। जलियांवाला बाग हुआ था अमृतसर में। और नील की खेती करने वाले किसानों ने जो आंदोलन किया था वो किया था बिहार चंपारण में। और सूती मिल श्रमिकों ने जो सत्याग्रह किया था वो किया था दांडी में, सॉरी अहमदाबाद में। दांडी तो नमक वाला था, तो अहमदाबाद में। ठीक है, और अमृतसर तो मैंने बता दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड था आपका अमृतसर, गांधी जी ने नमक बनाया था दांडी में। उसके बाद में जो नील की खेती का सत्याग्रह आंदोलन हुआ था वो था चंपारण में। और सूती मिल श्रमिकों ने जो सत्याग्रह किया था वो किया था अहमदाबाद में। और इसके बाद में जो है इसमें पूछा गया आपसे दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था नागपुर में। ठीक है, तो ये हमारे सॉल्यूशन हुए इसके मानचित्र कार्य के ख पार्ट में आते हैं। पश्चिम बंगाल का एक उद्यान जो है इस नाम से बताना है, सुंदरवन हो जाएगा। नर्मदा नदी पर जो बना हुआ बांध है सरदार सरोवर बांध है। महानदी जो है आपका रायपुर छत्तीसगढ़ में है। झारखंड का कोयला क्षेत्र जो है हमें बता देंगे, हम अभी बताने वाले हैं। और भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन का नाम जो है हम बता देंगे। तो इन सारे क्वेश्चनों के आंसर नीचे देखते हैं। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जो है महत्वपूर्ण सूचना यह है कि हिंदी और अंग्रेजी माध्यमों के लिए साइंस के पीडीएफ नोट्स अवेलेबल कराए गए हैं, उनको जरूर फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक है, आप वीडियो को जरूर शेयर करें, बस यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप शेयर करें, भले ही लाइक ना करें, भले ही सब्सक्राइब ना करें, इसकी आवश्यकता नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, लेकिन प्लीज शेयर करें ताकि दूसरे पूरे यूपी में ये सारे सॉल्यूशंस पढ़ने चाहिए बच्चों को, क्योंकि ये पेपर बहुत ही गजब बनाया गया है। जो पैटर्न चेंज किया गया है और जितने पेपर आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, गजब क्वेश्चंस आए हुए हैं। और ये गजब क्वेश्चंस आपको बोर्ड में देखने को बिल्कुल मिल सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहां पर देखते हैं इसके आंसर को। तो पहला, पश्चिम बंगाल के एक उद्यान का नाम, तो मैंने अभी अभी आपको बताया सुंदरवन। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में हम सुंदरवन, और यहाँ पे दिया गया किस चिन्ह से दर्शाना है, तो बॉक्स बना के काट देना है। तो यहाँ पर मैंने इसको दर्शा दिया, बॉक्स बना के काट दिया, सुंदरवन दिखा दिया। ठीक है, सुंदरवन पहला। दूसरा, नर्मदा नदी पर बने बांध का नाम, तो सरदार सरोवर बांध जो है हमें बताना है। तो नर्मदा नदी पर जो है सरदार सरोवर बांध, और इसको इस चिन्ह से बताना था। देखो चिन्ह यहाँ पे, देखो यहाँ पे बताया गया चिन्ह। ठीक है, इस चिन्ह से, इसको इस चिन्ह से। अच्छा, महानदी को हमें छत्तीसगढ़ में दिखा देना है। ठीक है, तो महानदी जो हम छत्तीसगढ़ में दिखा देंगे, तो ये रहा महानदी का साइन। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में जो है आपसे पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है झारखंड का एक कोयला क्षेत्र जो है जिसको हमको त्रिभुज आकृति से दिखाना है। तो झारखंड का एक कोयला क्षेत्र जो हमने त्रिभुज आकृति से दिखाया है, झरिया खादान है। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट, इसमें आपसे उत्तर भारत, ये तो हो गया, यहाँ पर आ जाइए। और इसके बाद में भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन का नाम, तो भारत के पूर्वी तट पे जो है विशाखापत्तनम जो है आपका कहाँ पे आ जाएगा, सॉरी विशाखापत्तनम नहीं, ये आपका पूर्वी में आ जाएगा, पारादीप, उड़ीसा। ठीक है, तो ये आपका उड़ीसा को इस केवल आयत से बनाया था। तो आपके सारे के सारे मैंने आंसर्स बता दिए। कंप्लीट सॉल्यूशन हर सब्जेक्ट का अवेलेबल है यार। आप लोग पता नहीं कौन कौन से चैनल पे क्या रामायण पढ़ते हो, क्या देखते हो, क्या समझते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी हमारा काम है बच्चों को हेल्प करना और हम करते रहेंगे। आप जो है थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ और अच्छे चैनलों को चूज करो मैक्सिमम। आप और ध्यान दो कि आप जब कोई चैनल आपको देता है जब क्वेश्चन पेपर कि हाँ भैया ये क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किया, अगर वो सॉल्व नहीं कराता है तो उस चैनल को आप बिल्कुल डिनाई कर दो, उसको देखना बंद कर दो। उसमें जब सॉल्यूशन नहीं दिया जाए तो उस चैनल किसी काम का नहीं है आपका।
ठीक है, आप इस बात को समझें। आशा करता हूं इस वीडियो से आप लोगों ने हेल्प लिया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपने शेयर भी कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।